को हम जैसे होते ना, हम पार्टी कर लेते हैं। कहाँ गए हैं देश के अमीर आदमी व्यक्ति? उत्तराखंड में। न्यूज को देखो और उससे क्या सबक मिल रहा है? उससे सबक मिल रहा है कि तरीके से उनके शेयरों में तेजी आई। और मेरे पास फोन आया, सर कुछ हो गया क्या अंबानी के शेयरों में कुछ अच्छी चीजें हो गई? सर अच्छी चीजें, जब अमीर आदमी हो गए देश के तो अच्छी चीजें होंगी। मैंने आपको कहा है कि जब हम ज्यादा अमीर होते जाते हैं तो उसे पीछे कर दिया, तो इससे क्या मिला जीत के? कुछ नहीं मिला। जब आप अपनी सही राह और सही स्पीड पे चल रहे हैं, आपको रोकने टोकने और आपका ध्यान भटकाने वाले काफ़ी लोग आएंगे और होते हैं। और बाद में जब हमें पता लगता है कि मेरा किया हुआ काम फजूल ही चला गया, मैंने उस पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दिया जो आगे जाकर मुझे डुबा ही जा रहा है। तेज़ी आ गई और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली नेटवर्क 18 में। अब उनकी कंपनी हो या उसमें उनकी होल्डिंग हो, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आईडीपीआई बैंक की, बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की और बात करेंगे सरकार कुछ खनिज तत्वों का नीलामी के लिए कुछ रॉयल्टी की चीज़ें कर रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि उससे हमें अंदेशे हिंदुस्तान जिंक और बैटरी वाली कंपनियों में लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा ना, एक व्यू होना चाहिए और उस व्यू को हमें आगे जाकर पूरा होते हुए भी देखना चाहिए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे जेपी पावर की। और जेपी पावर में हो रही गिरावट, क्योंकि गिरते हुए शेयरों को हमें जल्दी से टेंशन में आने वाली चीज़ लग जाती है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कल जब मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी जी ने गौतम अडानी जी को पछाड़ दिया और वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, उसके बाद अंबानी जी के शेयरों में तेज़ी आ गई और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली नेटवर्क 18 में। अब उनकी कंपनी हो या उसमें उनकी होल्डिंग हो, उन कंपनियों में आपको रंगीनता बाहर आई है। नेटवर्क 18 मैंने आपको पहले इस तरीके से बताया था, वो वायोकॉम 18 के जो उसके अंदर होल्डिंग है, उसकी वजह से मुकेश अंबानी जी तो अमीर बनते ही जा रहे हैं अदर कंपनियों से भी, और उनकी कंपनियों में भारे आ गई जब उनको भारत का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित कर दिया गया। तो वहाँ पर आपको देखने को मिला हाथवे केबल हो गया, बालाजी जो एकता कपूर जी का है, उसके अंदर भी मुकेश अंबानी जी की होल्डिंग है। डैन नेटवर्क हो गया, फिर आपको नेटवर्क 18 हो गया, इस तरीके से आलोक इंडस्ट्री हो गया। इस तरीके से उनके शेयरों में तेज़ी आई और मेरे पास फ़ोन आया, सर कुछ हो गया क्या अंबानी के शेयरों में कुछ अच्छी चीज़ें हो गई? सर अच्छी चीज़ें, जब अमीर आदमी हो गए देश के तो अच्छी चीज़ें होंगी। मैंने आपको कहा है कि जब हम ज़्यादा अमीर होते जाते हैं तो हमें अपने खुदा, अपने भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दो जाना, वैसे पहले भी। और जब आप बहुत अमीर हो जाओ, आप पे पैसा आ जाए, उस टाइम और ज़्यादा कर दो, क्योंकि आपको इस काबिल कर दिया भगवान ने। आप दूसरों को रोजगार, दूसरों की सेवा और दूसरों की मजबूरियों को समझ सकते हैं और वो आएगा सच्चे दिल से, मैंने आपको कहा ही है। तो जब मुकेश अंबानी जी भारत के अमीर व्यक्ति बने तो उन्होंने पहला काम आज क्या किया? बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की आज। तो जब उन्होंने वहाँ पर जाकर अपनी पूजा की तो वो ये चीज़ दर्शाता है कि मुकेश अंबानी जी कितने भक्ति में लीन हैं। तो उस वजह से है कि वो अपने कारोबार को जो संभालते हैं, कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति उनके ऊपर है। को हम जैसे होते ना, हम पार्टी कर लेते हैं। कहाँ गए हैं देश के अमीर आदमी व्यक्ति? उत्तराखंड में। न्यूज को देखो और उससे क्या सबक मिल रहा है? उससे सबक मिल रहा है कि हम जितने भी अमीर हो जाएं, हमारा सिर जो है भगवान के आगे ही झुकना चाहिए, माँ बाप और भगवान के आगे, और उसके आगे किसी के आगे सर ना झुकाओ। इसलिए कह रहा हूँ, अमीर हम अपना आप बनेंगे, कोई भी ऐसी गुट्टी नहीं पिलाएगा, कोई भी ऐसे आपको फार्मूले नहीं देगा जिससे हम अमीर हो जाएं। तो मुकेश अंबानी जी बन गए देश के अमीर व्यक्ति और उन्होंने ऐसा काम कर दिया उत्तराखंड में जाकर जिससे हमारे अंदर भी पूजा अर्चना वाली चीज़ें जागी हैं। और ये आपको समझना है, हम अपनी लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं
और छोटी छोटी मुसीबतों के साथ दौड़ते रहते हैं और छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए तत्पर तैयार होते हैं, और बाद में जब हमें पता लगता है कि मेरा किया हुआ काम फजूल ही चला गया, मैंने उस पेनी स्टॉक पर पैसा लगा दिया जो आगे जाकर मुझे डुबा ही जा रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें प्रॉब्लम हमारे लाइफ में होती हैं, इसके अंदर से अपना दिमाग हटाओ, अपनी जीवन को, अपने शेयर मार्केट की राह को अच्छे अच्छे शेयरों में अपनी तरीके से ले जाना शुरू करो। मैंने कई बार हाईवे में जाते हुए ये महसूस किया है कि जब मैं किसी बाइक वाले से थोड़ा सा बाइक आगे निकाल लेता हूँ, तो अगर वो दूसरा बाइक वाला ये सोचता है भाई ये मेरे से आगे निकल गया, मेरे से पीछे था मेरे से आगे वो मेरे से आगे निकल जाता है, फिर मैं अपनी रेस कम कर लेता हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसे 2 बार हुआ, और एक बार और देखने को मुझे ऐसा मिला, महसूस हुआ कि किसी ने किसी व्यक्ति को ओवरटेक करा, तो दूसरे के अंदर ऐसी भावना आ गई, अच्छा मेरे से तेज चला रहा है, उसने उससे तेज चलाकर उसे आगे उसे पीछे कर दिया, तो इससे क्या मिला जीत के? कुछ नहीं मिला। जब आप अपनी सही राह और सही स्पीड पे चल रहे हैं, आपको रोकने टोकने और आपका ध्यान भटकाने वाले काफ़ी लोग आएंगे और कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट मत करो, ये धीरा काम है, धीरे वाला काम मत करो, तेजी वाले काम करो। कल जब मैं YouTube देख रहा था तो मुझे एक संदीप महेश्वरी जी का एक मोटिवेशनल वीडियो मिला, उससे मुझे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि वो भी शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। उन्होंने बड़े ही ध्यान से कहा कि जिस तरीके से शेयर मार्केट होती है उस तरीके से हमें दिखाई नहीं जाती, बल्कि जो इतने लोग YouTube में वीडियो टारगेट वाली बना रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि आज लगाया कल पैसा डबल, फिर तिबल चौबल। उन्होंने ये बात कही कि अगर इतना अच्छा शेयर मार्केट होता, इतना आसान पैसा कमाना शेयर मार्केट में होता, तो क्या हम वो बिजनेस करते? उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इतनी जल्दी पैसा शेयर मार्केट में बन जाता तो क्या वो बिजनेस करते? क्या और लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं तो वो शेयर मार्केट में पैसा डालकर पैसा डबल नहीं कर लेते? सर, अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि ये शेयर मार्केट हमें अमीर करेगी, पर दिमाग में ये डालो कि इसके अंदर हमें निरंतर अच्छा वर्क करना है, लालच को कम करके कुछ वैल्यू को बढ़ाना है और फिर वहाँ पर अपने अच्छे डिसीजन लेने हैं। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा मोटिवेशनल जो वीडियो बनाता है व्यक्ति, उसने इस तरीके से हमें अंदर तक जगा दिया कि भाई अगर इतना ज़्यादा पैसा इसके अंदर होता तो वो ये काम ना करते, फिर वो वही काम करते। तो सीखो इससे। यहाँ पर लोग काफ़ी गुमराह करते जा रहे हैं, इसलिए अपनी लाइफ में छोटी छोटी मुसीबतों से वैसी जीत जाओ। छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान मत दो, जो आपसे आगे निकलना जा रहा है उसे निकलने दो, क्योंकि वो जो निकलने के लिए आगे तत्पर हो रहा है वो उसकी अपनी काबिलियत है। हमें अपनी काबिलियत पर विश्वास करके उसके ऊपर धीरे धीरे चलना है। तो ये सबक आपको आज लेकर जाना है और यहाँ से देखना है कि शेयर मार्केट को सिर्फ अपनी नज़रों से ही देखना है कि कहाँ वहाँ पर आपको अच्छा सा महसूस होता हुआ जा रहा है। IDPI बैंक काफ़ी साल हो गए इसको, अब के प्राइवेट होगा क्योंकि इसके अंदर आपको पता है LIC और सरकार सबसे बड़े इसके अंदर प्रमोटर, और दोनों ने मन बनाया कि कुछ कुछ हिस्सेदारी वो अपनी सेल करेंगे। करीब LIC के पास 49.24% की हिस्सेदारी है और वहीं पर सरकार के पास 45.48% की हिस्सेदारी है। अब दोनों मिलाकर करीब 60.7% की हिस्सेदारी अपनी सेल करने की चीज़ों के साथ उतरे हैं। RBI ने एक चीज़ बताई है कि वो इस अक्टूबर के अंत तक जितने भी बोलीदाता IDPI बैंक के लिए बोली लगाएंगे, उनके जो भी चीज़ें होंगी, जांच होगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, उसको वो पूरा कर लेंगे। यानी कि जो सही बोलीदाता है उसका चयन करने के लिए RBI ने कमर कस ली है और अंत में यानी महीने के अंत में इसमें वो चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें RBI ने हमें बता दी है। तो ये एक मसला IDPI बैंक का आप समझो, इसके अंदर से LIC और सरकार जो अपनी हिस्सेदारी को सेल कर रही हैं उसके अंदर काम चल रहा है। जिस दिन ये चीज़ें पूरी हो गई, भाई बोलीदाता का चयन हो रहा, अभी ये नहीं हुआ कि किसने बोली लगाई, अभी ये होगा कि बोलीदाता जो हैं, जो बोली लगाएंगे IDPI बैंक में, वो सक्षम है या नहीं है, ये RBI जांच करेगा अभी।
कि उनके जो भी कागजात है, जो उनके पास चीज़ें हैं वो संपूर्ण हैं या नहीं है, ये महीने के अंत तक होगा। फिर एक नई डेट आएगी, उससे जल्दी से बिक्री होने वाली चीज़ें IDPI में देखने को मिलेगी। तो मेन मकसद IDPI बैंक, मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी प्रॉफिट कर ले, जितना मर्जी चीज़ें कर ले, सरकार अपनी 60.7% यानी दोनों मिलकर अपनी हिस्सेदारी सेल करने वाली ही न्यूज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वर्क हो रहा है। तो इन शेयरों में लोग कहते हैं सर करेंगे, सर इन शेयरों में तो आपको खुद ही पता है ना, इस महीने के अंत में ये होगा, फिर आगे 2-4 महीने में जो चीज़ें होंगी, कौन कौन बोली जाता है, किस तरीके से बोली लगेगी, किसको दिया जाएगा, वैसे इस कार्यकाल में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। पर आपको समझना है ये इस महीने के अंत में चयन हो रहा है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत रखने वाले आ रहे हैं, तेजी वाले नहीं, रखने वाले, क्योंकि प्राइवेट की न्यूज़ से अदर जो बैंक भागे थे वो लाजमी आपको देखने को मिले। एक सर्वे हुआ था, वो मैं उनका नाम भूल गया, अभी मैं न्यूज़ आई थी कल या परसों मैंने देखी, उसके अंदर कोई एक बड़े व्यक्ति ने अपनी प्रिडिक्शन करी है या सुझाव दिया है कि 4 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो बने रहेंगे। उनका मानना है कि 4 पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, सरकारी बैंक हैं बड़े बड़े, वो बने रहेंगे। बाकी जितने भी हमारे देश में सरकारी बैंक है वो कहीं ना कहीं आपस में मर्ज होकर या कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और जो इस बात का सुझाव दे रहा है वो कह रहा है कि आगे निजीकरण हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। हर न्यूज़ पर ध्यान दीजिए सर, ऐसे ही कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको नेटवर्क 18 के बारे में वर्ल्ड कप से जोड़कर और अलग तरीके से चीज़ें बताई थी, तो वो भी आपको समझना है। हर एक चीज़ आपकी दिशा में चलती रहेगी। जब लिथियम का भंडार जो हमें जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में मिला, करीब 59 लाख टन लिथियम का एक पहाड़ सा मिला, भंडार मिला, अब उसको निकालने के लिए भी तो कंपनी आगे आएंगी, सरकार इसके अंदर अपनी नीलामी की चीज़ें बताएंगी, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर इस चीज़ों में भाग लेंगी। ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती जा रही है, क्योंकि लिथियम का यूज़ आपको देखने को बैटरी पर मिला है और बैटरी आपको ईवी सेक्टर में यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा लगती हुई नज़र आ रही है। और लिथियम जब बैटरी किसी स्कूटर में हो तो उसकी वो इफिकेसी बढ़ा देती है। इसी तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आए कि 5 अक्टूबर को सरकार के द्वारा कहा गया था कि वो जल्दी से जल्दी इस जो नीलामी होगी उसके ऊपर वर्क होगा, उसके लिए कुछ चीज़ें दी जाएंगी, बताई जाएंगी। पर उससे पहले एक चीज़ निकल कर आ रही है कि 3 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की जो दरें हैं उनके लिए रॉयल्टी जो है मंजूर कर दी गई है, जिसमें आपको लिथियम, नायोबियम और आपको Re इस तरीके के महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिसके अंदर लिथियम जो है आपको मैंने अभी बताया बैटरी पे यूज होने वाला है। तो जब चीजें निकल कर आई हैं, जब सरकार ने कहा था कि वो महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी करने की प्रक्रिया को तेजी में लाने की चीजों के साथ कर रहा है, और अब ये आ गया कि इसके अंदर रॉयल्टी भी मंजूरी कर दी गई है। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो भी खनिज, जिस तरीके से 3 मैंने आपको बताए, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां इन चीजों में भाग लेगी। क्योंकि जब ये जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन का इस तरीके का भंडार मिला, तो वहां से एक स्टेटमेंट जो निकल कर आया था। देखो मैं आपको इस न्यूज़ से जोड़ रहा हूं हिंदुस्तान जिंक को। क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के CEO मिस्टर अरुण मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू जब दिया, बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का जो भंडार मिला है उसकी नीलामी में कंपनी भाग ले सकती है। क्यों ले सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य कारण जो है कीमती धातुओं के लिए ही है। इस तरीके की धातुओं के लिए वो पहले वर्क कर रहा है, और इस तरीके की चीज़ों के साथ अगर वो निकला तो इसमें वो सक्सेस पाएगा। तो यहाँ पर 59 लाख टन जब लिथियम का भंडार मिला, तो वहाँ पर प्रतिक्रिया हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आई। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि अगर नीलामी हुई तो उसके अंदर हिंदुस्तान जिंक भी अपनी जो है चीज़ें कर सकता है नीलामी के लिए। तो ये इस न्यूज़ से जुड़ती हुई चीज़ है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CEO कह रहे हैं। सर हमें यही तो देखना है शेयर मार्केट में, और क्या देखना है? टारगेट नहीं देखने हैं, देखना है कि क्या न्यूज़ निकली है और वो किस चीज़ के लिए निकल रही है, और उस चीज़ के लिए पहले कौन अपना स्टेटमेंट दे चुका है। हमें वो चीज़ें खोजनी है। हमें वो नहीं खोजना है कि किसी यूट्यूबर ने किसी शेयर का
टारगेट बता दिया 50 और हम सोच रहे हैं 50 किस तरीके से जाएगा। ना हम कुछ पढ़ रहे हैं, ना हम कंपनी के बारे में समझ रहे हैं, ना हमें कंपनी की प्रतिक्रिया की बातें पता है, ना कंपनी काम क्या कर रही है वो पता है। बस हम उलझे हैं, उनने 50 कहा था 50 जाएगा। भाई अपनी चीज़ें भी हमें लगानी पड़ेगी। तो जब खनिज के लिए इस तरीके की रॉयल्टी की मंजूरी हो गई है तो फिर ये जल्दी काम होने वाले हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमें समय दिया जाता है इन चीज़ों के लिए कि कोई हमारे सामने फोकस हो गया शेयर। तो ये आपको समझना। हिंदुस्तान जिंक जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये तो अनिल अग्रवाल जी की जो है वेदांता की सोने की मुर्गी है ये कंपनी, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों के साथ मिल रही है। और मैंने आपको पहले बताया था कि वेदांता अपने कारोबार को अलग अलग और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक भी अपने कारोबार को अलग करने की चीज़ों के साथ निकल रहा है। एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा कि सरकार इसके अंदर से OFS के जरिए करीब 3.5% की हिस्सेदारी थोड़ी सी बेचना चाह रही है। सरकार के पास हिंदुस्तान जिंक में करीब 9.5% की हिस्सेदारी है और इस हिस्सेदारी से जो निवेशक होते हैं वो ना बेचिंत रहते हैं, भाई सरकार तो इसके अंदर है। पर अगर सरकार ही अपनी सारी स्टेक को सेल कर देगी तो वो जो हैं बैठे हुए निवेशक वो डर जाएंगे, हम भी डर जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे भी लगता है मुझे इसके अंदर अपनी एंट्री कर लेनी चाहिए। तो वो डर जाएंगे, भाई हम क्यों करें, सरकार ही इसके अंदर से निकल रही है। अब सरकार अपना OFS के माध्यम से 3.5% की हिस्सेदारी निकाल सकती है। ये न्यूज़ कल ही निकल कर आई है। तो अब आपको समझना है कि सरकार जब 26% के इसके अंदर रहेगी तो वो जो निवेशक हैं वो भी इसके अंदर बेचिंत रहेंगे, क्योंकि 26% सही है सरकार की। और इस तरीके के कार्य अगर ये खनिजों को नीलामी में भाग लेके कर देता है तो हिंदुस्तान जिंक जो है बेटर चांस के साथ होल्ड करने वाली चीज़ों के साथ मिल रहा है। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि किसी न्यूज़ से क्या दिशा दिख जाती है, किसी के बाहर निकलने से क्या समझ में आता है। तो वो सारी रणनीतियों को मैंने आपको इस बार इस न्यूज़ के द्वारा बताया है। हिंदुस्तान जिंक की प्रतिक्रिया, उसके CEO अरुण मिश्रा जी की बातों पे विशेष ध्यान। सरकार अपना 3.5% का OFS लाने की तैयारी में है, उस पर ध्यान। और वेदांता पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो भी अपनी कंपनियों को अलग अलग करने की प्रक्रियाओं के साथ अलग है। और फिर उस न्यूज़ पर ध्यान दो कि जो 3 महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी खनन की रॉयल्टी की दरें जो है मंजूर कर दी गई हैं। उसमें इम्पोर्टेंट जो है लिथियम है। तो लिथियम अगर इस तरीके से होगा तो ये काफ़ी चीज़ों पर असर डाला है। वो बैटरी की कंपनियों पे भी असर डाला है, एक्साइड बैटरी, महाराजा बैटरी, इन तरीके के शेयरों में भी ये असर इस तरीके की न्यूज़ डाल देती हैं। पर उस भाव को हमें समझना पड़ता है। JP पावर जब ऊपर की तरफ भागता है तो सबको सपने अलग अलग दिखने लग जाते हैं कि पावर की कंपनी में ये शेयर अच्छा है। देखो सर, सेल के हिसाब से कंपनी अच्छी है, उस दिन में मैंने आपको समझाया था, हर एक चीज़ इसकी अच्छी होती जा रही है। पर दूसरी तरफ JP एसोसिएट से जुड़ता हुआ नाम है, वो कंपनी डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट होती जाती है, आपको समझ में आता है। तो फिर भी एक विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पावर का सेक्टर है आगे जाकर बड़ी अच्छी रणनीतियों के साथ निकल सकता है कि अगर कंपनियां जो सरकार के लक्ष्य है ग्रीन एनर्जी पे, उस पर महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ उतरे। और फिर मैंने आपको कई बार बता रखा है कि साल में 1 से 2 बार छोटे शेयर ऊपर की तरफ भागते हैं, और ये नहीं कि ऊपर ही भाग जाएंगे। फिर देखो सर, आज जब JP पावर इस तरीके के शेयर इस लेवल पर हैं कि वो हमें बहुत नीचे दिख रहे हैं, तो कुछ तो इसके अंदर होता ही होगा कि यहाँ पर क्यों है ये शेयर। पर हम क्यों अच्छा मानते हैं, क्योंकि 9 रुपये करीब का शेयर है, ज़्यादा आ जाएंगे। तो वो जो ज़्यादा आ जाएंगे वाली चीज़ें इसके अंदर हटानी पड़ेगी। देखो सर, अभी तक तो सही था, बढ़ रहा था, आज थोड़ा सा गिर गया तो दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ गई कि अब ये ख़राब होगा। देखो सर, ये ख़राब नहीं है, आगे के लिए शेयर अच्छा है, क्योंकि अपने को निरंतर सफाई करता जा रहा है हर चीज़ों में। लेकिन 79% तक की इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस है, गिरी है, ये भी आपको समझना है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये गिर क्यों रहे हैं, जैसे पावर के शेयर में ज़्यादा जान क्यों नहीं आ रही है सर। देखो सर, अभी क्या है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। मैं आपको वो न्यूज़ खोज के लाता हूँ। लोग कहेंगे सर इस तरह गिर गया, इस तरह गिर गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमें देखना है कि आने वाला सीजन है फेस्टिवल का, और जितनी भी ताप संयंत्र होते हैं, यानी कि कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है, उनके पास जो कोयले की आपूर्ति अभी कम है। ये पहली बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है कि जब राष्ट्रीय औसत, जो कोयले के राष्ट्रीय औसत की क्षमता है ना, वो कोयले के प्लांट में कम हो रही है।
वो इसलिए हो रही है कि पूर्वी क्षेत्र में जो बारिश हुई है उसकी वजह से वो उत्पादन नहीं हो पाया कि वहाँ पर कोयला निकले और उस तरीके से वो ताप की भट्टियों तक जाए, यानी कि प्लांट तक जाए। तो ये न्यूज है। इसलिए जो पावर के प्लांट है उनके पास आपूर्ति हो रही है कम, भंडार हो रहा है कम कोयले का और डिमांड हो रही है ज़्यादा। तो जब किसी व्यक्ति के पास ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं पर वो बनाने वाली चीज़ें उसके पास ना हो तो उसमें भी कंपनी टेंशन में आ जाती है। देखो सर, जो बिजनेस करते होंगे, मुझे इतना बिजनेस की नॉलेज नहीं है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होती होंगी, पर इतना तो पता है कि अगर उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, यानी कच्चा माल नहीं है, और उस कच्चे माल के रेट बढ़ते जा रहे हैं या शॉर्टेज होती जा रही है, तो फिर उस वजह से जो उसने पहले अपने ऑर्डर खींचे होंगे और वो सोचा भाई बाद में खरीद लूँगा रॉ मटेरियल, बाद में वो चीज़ महंगी हो गई या वो चीज़ मिल नहीं रही है, तो वो इफ़ेक्ट डालेगी उत्पादन में, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डालेगी, और उसकी वजह से वो अपने माल को पूरा करके भेजने में असमर्थ रहेंगे, यानी कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो बनाने वाला है ना, मालिक या कंपनी, वो टेंशन में हो गए, भाई माल तो है नहीं, अब करें क्या, लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ शॉर्टेज आ गई है कोयले की फ़िलहाल आपूर्ति के लिए, लेकिन आगे जाके पूरी हो सकती है। तो 1-2 दिन शेयरों को ऊपर नीचे होने से टेंशन में मत आओ सर, हमारी दौड़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है, शुरू में बताया है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ताप संयंत्रों में कोयले का जो स्टॉक है, औसत है राष्ट्रीय, वो आपूर्ति के लिए इस साल पहली बार इतने जोखिम की तरफ आया है। तो यहाँ कोयले की थोड़ी सी उन चीज़ों में आपको शॉर्टेज नज़र आ रही है, वो भंडार है जो अभी पूरा होने की दिशा में नहीं है, लेकिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। तो अब जब कभी कोयले की पूर्ति होगी तो फिर भी सुनहरे अवसर आ सकते हैं। तो ये छोटा सा रीजन है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो IDPI बैंक में RBI ने जितनी भी नीलामी करने के लिए बोलीदाता होंगे उनकी चीज़ों को प्रक्रिया वो इस महीने के अंत तक कर लेगी, फिर इसकी बेचने की प्रक्रिया के बारे में बताएगी, इसलिए ये होल्ड वाली चीज़ें बन रही हैं। हिंदुस्तान जिंक के CEO ने जिस तरीके से लिथियम जो भंडार था उसके अंदर नीलामी में भाग लेने वाली चीज़ों के साथ बताया था, पॉजिटिव संकेत है। दूसरी तरफ 3 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की दरों की रॉयल्टी मंजूर हो गई है, अब इस कार्य में तेजी आ सकती है। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ आ गई है हिंदुस्तान जिंक और इस तरीके की लिथियम आयन चीज़ों वाली कंपनियों के लिए। तो ये भी हमें समझना है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। JP पावर आने वाली दिशा में अच्छे संकेतों के साथ है। फिलहाल आपको समझना है कि ऐसे पेनी स्टॉक से ज़्यादा दिल नहीं लगाने हैं, और जिसके पास दूसरा अकाउंट नहीं है, यानी कि एक डीमैट अकाउंट से कोई काम चला रहा है, उससे उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरा अकाउंट खोल लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर प्रक्रिया के तहत काम कीजिए। ये नहीं किसी के साथ हमें दौड़ लगानी है, जो उसने 1 लाख कमाई तो मैं तो 2 लाख कमाऊँगा, इसमें बिल्कुल भी हमें नहीं आना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, और अपनी एनालाइज को इतनी सटीकता तक ले जाओ, रात दिन अध्ययन करो, दोस्तों से मिलना कम कर दो, अपने और अपनी फैमिली के साथ जीना और नई शुरुआत हमें कर लेनी चाहिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।